नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। 2024 यानी चुनावी वर्ष, और इस चुनावी वर्ष में हर राजनीतिक दल और उम्मीदवार आप सभी लोगों को लोक लुभावन नारे और वायदों के साथ अपने तरफ लुभाने की कोशिश में लगे हुए। ऐसे सपने दिखाए जा रहे हैं कि जैसे मानो कि रातों रात हमारे जीवन में न जाने क्या क्या बदलाव आ जाएगा। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरा बेहद वाजिब और ज़रूरी है, और वो ये है कि आखिर देश की आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी शिक्षा चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बन पाता है। कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार वह शिक्षा में जो सुधार होना चाहिए उस पर क्यों चर्चा नहीं करता है। और यहाँ पर उम्मीदवार और राजनीतिक दलों को तो छोड़िए, आम जनता भी शिक्षा को चुनावी मुद्दा नहीं मानती है। इसलिए हर तरीके का मुद्दा चुनावी मुद्दा बन जाता है। वो आपके लिए खाद्यान्न हो, बिजली हो, पानी हो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, हर तरीके का मुद्दा चुनावी मुद्दा बन जाता है। लेकिन शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार होना चाहिए और उस पर क्या बहस होनी चाहिए, शायद अभी तक यह हमारे मेन एजेंडे का हिस्सा नहीं बन पाया है। और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि शिक्षा चुनावी मुद्दा होना चाहिए, और वो इसलिए क्योंकि शिक्षा एक ऐसा मुद्दा है, अगर उसे हम चुनावी मुद्दा बनाते हैं तो जनता के बीच में इस मुद्दे पर अच्छी खासी चर्चा परिचर्चा बहस शुरू होगी। लोग राजनीतिक दलों से सवाल पूछेंगे, बुद्धिजीवी इस पर लेख लिखेंगे। यह चुनावी जो रैलियां हैं, चुनावी जो प्रचार हैं राजनीतिक दलों को, उनको प्रभावित करेंगे, उन्हें विवश करेंगे कि वे अपने चुनावी एजेंडे में शिक्षा को जगह दें। और अगर चुनावी एजेंडा शिक्षा नहीं बनेगा तो पॉलिसी एजेंडा कैसे बन सकता है। और यही वजह है कि हमारे देश में शिक्षा उपेक्षित रहा है। यही कारण है साथियों कि आज से इस विषय पर एक श्रृंखला शुरू कर रहा हूं, जिसके तहत शिक्षा व्यवस्था से संबंधित तमाम मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। और आज पहले मौजूदा शिक्षा व्यवस्था की खामियों पर चर्चा करेंगे, और आने वाले वीडियो में फिर हम बात करेंगे कि अब तक शिक्षा को लेकर नीति क्या रही अलग अलग सरकारों की, वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, क्या उसमें खामियां और क्या अच्छाइयां हैं, और भविष्य क्या होना चाहिए। बहरहाल इस पूरी चर्चा को हम शुरू करें, पहले हम संक्षेप में समझते हैं कि शिक्षा का महत्व क्या है, शिक्षा क्यों जरूरी है। बचपन में संस्कृत का एक श्लोक आप सभी लोगों ने भी सुना होगा, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी असत्य से सत्य की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर। शिक्षा का मूल मकसद ये है, जो हमें असत्य से सत्य की ओर लेकर चलता है, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है। शिक्षा वह है जो हमारे अज्ञानता को खत्म करता है, और शिक्षा ही हमें हमारे अपने आप से, हमारे अपने वजूद से परिचित कराता है। असल में शिक्षा का मतलब साक्षर होना नहीं है। कुछ चीजों को पढ़ लिख लेना, समझ लेना, यह केवल शिक्षा का मकसद नहीं होता है। शिक्षा का मकसद है कि व्यक्ति खुद के बारे में कितना समझ पा रहा है, उसके अंदर के रहस्य को खोल देना, उसकी जो क्षमताएं हैं, जो संभावनाएं उसके अंदर हैं, जिनको वह शायद नहीं देख पा रहा है। शिक्षा ही वो टेलीस्कोप है जिसके जरिए आप अपने अंदर की क्षमताओं को पहचान पाते हैं और उनके माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं। शिक्षा एक मानसिक उपचार है जो आपको एक बेहतर जीवन जीने के लिए तैयार करती है, आपको सभ्य अनुशासित बनाती है। और शिक्षा ही वह मानसिक तरंग है जो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से जोड़ती है, जो जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के संकीर्ण पहचान से ऊपर ले जाकर आपकी मानवता को वह एक अस्थायी रूप देने का काम करती है। यानी अगर व्यक्ति शिक्षित है तो निश्चित रूप से वह संस्कारों से संपूर्ण होगा, वह सभी लोगों को समावेशी रूप में अपना मानने के लिए प्रयास करेगा और उस दिशा में आगे बढ़ेगा। तभी तो समाज में एक सौहार्द और सामंजस्य वहां पर बन पाता है। आज की दुनिया में इतनी व्याधियां हैं, मानसिक समस्याएं हैं, उसका एक बहुत बड़ा वजह है कि हम अपनी कमजोरियों के शिकार हो जाते हैं। गुस्सा आना, खीज होना, निराशा, अवसाद, ये जो मानव के मनोविकार हैं, मनुष्यों की जो अपनी आंतरिक समस्या है, अगर आप शिक्षित हैं तो आप आत्म प्रबंधन करना सीखते हैं, इन कमजोरियों पर आप जीत हासिल करना सीखते हैं और आपका एक बेहतर व्यक्तित्व निर्मित होता है। इसलिए शिक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज विश्व भर में
तमाम तरीके के संकट और समस्याओं का दौर चल रहा है और इस दौर में इन समस्याओं का अगर कोई अस्थायी निदान है तो वह शिक्षा है। जैसा यूनेस्को भी कहता है, यूनेस्को के संविधान में लिखा है कि युद्ध मस्तिष्क में जन्म लेते हैं और इसलिए शांति के लिए प्रयास भी मस्तिष्क में होने चाहिए। यानी उसका सीधा इशारा यह है कि अगर हम शिक्षा के माध्यम से एक बेहतर मस्तिष्क निर्मित कर दें तो विश्व में यह युद्ध और आतंक का जो दौर चल रहा है हम इस पर विराम लगा सकते हैं, हम इसे प्रबंधित कर सकते हैं। और यही वजह है कि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना हर सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन जब हम भारत की मौजूदा शिक्षा प्रणाली को देखते हैं तो बड़ी निराशा होती है और हमें यह सोचने के लिए विवश होना पड़ता है कि वह देश जिसे जगत गुरु विश्व गुरु कहा जाता था, जहां नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय, इस तरीके के तमाम तरीके के विश्वविद्यालय जहां पर रहे हों, जहां ज्ञान विज्ञान की अद्भुत परंपरा रहा हो, वहां शिक्षा व्यवस्था क्यों उपेक्षित है? वहां शिक्षण संस्थान अपना बेहतर प्रदर्शन क्यों नहीं कर पा रहे? जब हम ये सुनते हैं कि ये कहा जाता है कि भारत जनांक लाभांश के दौर से गुजर रहा है, कामकाजी लोगों की संख्या पूरी दुनिया में सबसे अधिक है, लेकिन यहाँ की अधिकांश आबादी अकुशल है, तो सवाल है कि अकुशल क्यों है? क्योंकि आपने वह शिक्षा व्यवस्था नहीं उपलब्ध कराई है जिससे वह अकुशल मानव संसाधन कुशल मानव संसाधन बन सके। अब सवाल यह है कि हमारी मौजूदा शिक्षा प्रणाली की खामियां क्या हैं? आइए एक एक करके इनको देखते हैं। अगर हम बिंदुवार यहां पर पहले बात कर लें तो जो सबसे पहली समस्या है वह है एक्सेस और पार्टिसिपेशन की समस्या, यानी शिक्षा तक पहुंच और भागीदारी की समस्या। दूसरी बड़ी समस्या है एजुकेशनल डिस्पैरिटी, शैक्षिक असमानता जो देश में है। तीसरी बड़ी समस्या है लैक ऑफ क्वालिटेटिव एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव। और चौथा महत्वपूर्ण लैक ऑफ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, मूल्य आधारित शिक्षा का अभाव। एक एक करके इनको विस्तार से समझते हैं। पहली समस्या है पहुंच और भागीदारी की। देश में अभी भी शिक्षा की पहुंच सभी वर्गों और समूहों तक नहीं हो पाई है और न ही सभी लोगों की इसमें भागीदारी है। अगर हम आज़ादी के बाद देखें तो लंबे समय तक हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन दर बहुत कम होते थे, इसलिए पहले की शिक्षा नीतियां तो ये होती थी कि चलो किसी तरीके से नामांकन दर बढ़ाओ। अच्छी बात यह है कि वर्तमान में नामांकन दर प्राथमिक विद्यालयों में बढ़ा है, यानी माँ बाप अपने बच्चों को विद्यालयों में भेज तो जरूर रहे हैं। इसके लिए बहुत से सरकारी योजनाओं को हम श्रेय दे सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद इससे बड़ी समस्या जो अभी वर्तमान में एग्जिस्ट करती है वो है ड्रॉप आउट रेट। हमारे यहाँ ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है। अभी हाल ही में हमारे शिक्षा मंत्री से एक प्रश्न पूछा गया कि भारत में ड्रॉप आउट की स्थिति क्या है, और उन्होंने संसद में अपने जवाब में ये कहा कि 2021-22 के दौरान के अगर आंकड़ों को देखा जाए तो 20.6% ड्रॉप आउट रेट 10th क्लास के बाद के बच्चों में देखा जा रहा है। यानी बड़ी संख्या में विद्यार्थी वह 10वीं के बाद अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं रख रहे। अगर उच्च शिक्षा वो प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो फिर उनके अंदर का कौशल विकास कैसे होगा, कैसे उन्हें एक सही डायरेक्शन मिल पाएगा? पहली समस्या आपको ये समझनी होगी। दूसरा कि जो पहुंच और भागीदारी की समस्या की बात यहां पर हो रही है, इसमें भी एक बहुत बड़ा समस्या और है। हमने जैसा कहा कि यहां हमारी शिक्षा इंक्लूसिव नहीं है, सभी समूहों को अपने से जोड़ नहीं रही, और यही स्थिति वर्तमान में है। आज बेहतर शिक्षा वही लोग अफोर्ड कर पाएंगे जो लोग प्रॉस्परस हों, जो लोग समृद्ध हैं। अधिकांश जो ग्रामीण आबादी है, वंचित तबका है, वहां तक शिक्षा की अभी भी प्रभावी पहुंच नहीं है। लड़कियों तक शिक्षा की प्रभावी पहुंच अभी भी नहीं, दिव्यांगों तक शिक्षा की प्रभावी पहुंच अभी भी नहीं। आप किसी भी स्कूल विद्यालयों में देखेंगे जो दिव्यांग जनों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए, जैसे कि रैंप, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लड़कियों के लिए जो होने चाहिए, वह अधिकांश स्कूलों में नहीं है, और इस वजह से उनका जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए वो वहां पर गायब हो जाता है। और अगर हम मानसिक रूप से दिव्यांग अगर विद्यार्थियों की बात करें, उनके लिए जो स्पेशल स्कूल्स कॉलेजेस होने चाहिए जिस तरीके के, उस तरीके की व्यवस्था भी हमारे देश में वह प्रभावी रूप में नहीं। तो पहली बड़ी मूलभूत समस्या ये है कि यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम है, यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम है, पार्टिसिपेशन की प्रॉब्लम है।
दूसरी बड़ी समस्या, जैसा हमने कहा, शैक्षिक असमानता। इस वक्त देश में शैक्षिक असमानता बड़े स्तर पर बढ़ रही है और यह खासकर तब से शुरू हुआ है जब से शिक्षा का निजीकरण बड़े तेजी के साथ हुआ है। ये जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, इसने शिक्षा को एक प्रोडक्ट बना दिया है। शिक्षा बाजार का विषय बन चुकी है। यानी जो शिक्षण संस्थान है वो अपने मुनाफे के बारे में सोच रहे हैं। अगर मुनाफे के बारे में आप सोचेंगे तो बेहतर शिक्षा के बारे में तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि आपका दिमाग तो पूरी तरीके से लगा हुआ है कि आपका जो विद्यार्थी है वो आपका ग्राहक है, क्लाइंट है, उसको कैसे खुश रखना है, कैसे उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। आपका ध्यान उसकी तरफ जाएगा, आपका ध्यान गुणवत्ता की तरफ नहीं जाएगा। अब लेकिन इसमें समस्या जो आ रही है वो आप समझिए। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि एक तरफ अभी भी बड़ी आबादी सरकारी स्कूलों में वह अपना पढ़ाई कर रही है और निजीकरण की वजह से बड़े स्तर पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस खुल रहे हैं और जो निजी शिक्षण संस्थान हैं वे उच्च और संपन्न लोगों के लिए हैं, जहां पर शिक्षा की व्यवस्था काफी बेहतर है। लेकिन सरकारी अगर विद्यालयों में देखा जाए तो वहां पर शिक्षा व्यवस्था की जो स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा खराब है और इस वजह से एक गैप यहां पर बन रहा है कि जो सरकारी स्कूलों से बाहर निकलने वाले बच्चे हैं और निजी शिक्षण संस्थानों से बाहर निकलने वाले बच्चे हैं, उनमें प्रतिस्पर्धात्मकता का एक बड़ा अंतराल देखने को मिल रहा है और यह पूरे देश में समाज को दो भागों में बांट रहा है। दूसरी बड़ी समस्या अगर इसी से हम देखें तो यहां पर जो ग्रामीण स्तर पर शिक्षा और शहरी स्तर पर शिक्षा है, अभी जो एनुअल स्टेटस ऑन एजुकेशन है, वार्षिक जो शिक्षा की जो वार्षिक रिपोर्ट है असर, उसकी रिपोर्ट को अगर हम यहाँ पर कोट करें तो उसका ये मानना है कि भारत में 26% लगभग जो स्टूडेंट्स हैं वे दूसरी कक्षा के पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने में असमर्थ हैं। ये बताने की कोशिश है कि जो, और ये उन बच्चों की बात चल रही है जो टीन एज में है, 14 से 18 के बीच में, वे दूसरी कक्षा के पाठ्य पुस्तकों को नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसे आप ये समझिए कि ये स्थिति कितनी खराब है और ये जो आंकड़े हैं ग्रामीण जो क्षेत्रों से बच्चे बिलोंग करते हैं उनके संबंध में, तो ये भी एक बड़ी समस्या यहां पर देखने को मिल रही है। शैक्षिक असमानता अलग अलग रूपों में दिख रही है। लैंगिक रूप में अभी भी शैक्षिक असमानता दिख रही है कि महिलाओं का जो भागीदारी वो बढ़ा है, माँ बाप का एटीट्यूड चेंज हुआ है, लेकिन अभी भी जो लैंगिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जो जेंडर इंसेंटिव होने चाहिए बच्चियों को, वो बच्चियों को नहीं मिल पाते हैं। एक समय के बाद खासकर उच्च शिक्षा की बात करें, और आप सब लोगों का ये अनुभव भी होगा कि अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कोई बच्ची कर रही है तो उसके ऊपर यह दबाव जरूर रहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द उस परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, नहीं तो तुम्हारे लिए हम शादी का जो है प्रस्ताव देख रहे हैं। तो ये दबाव लड़कों पे भी होता है कि आपको काम काज करना है, लेकिन यह दबाव रिलेटिवली लड़कों पर कम, लड़कियों पर ज्यादा होता है। तो ये एक बड़ा गैप रहता है, वो अपॉर्चुनिटी, वो इक्वल अपॉर्चुनिटी जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। यही स्थिति हमने कहा दिव्यांगों के साथ भी है। तो एक एजुकेशनल डिस्पैरिटी यहां पर दिखाई दे रही है, निजी शिक्षण संस्थानों से पढ़े हुए लोग और सरकारी शिक्षण संस्थानों से पढ़े हुए लोग। अब एक और बड़ी समस्या यहां पर देखिए क्या है, भारत एक कोचिंग राष्ट्र बन चुका है। यहां पर यह देखा जा रहा है कि जो हमारे शिक्षण संस्थान हैं वो इतने गुणवत्तापूर्ण नहीं हैं कि वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर सकें, और ऐसे में माँ बाप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए प्राइवेट ट्यूटर या कोचिंग इंस्टीट्यूट को रेफर करते हैं और वहां पर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और कोचिंग व्यवस्था का ये जो मकड़ जाल फैला हुआ है, यह सीधे बताता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था कितनी कमजोर और फेल हो चुकी है। तो ये भी एक बड़ा यहाँ पर यक्ष प्रश्न है कि शिक्षा में जो असमानता बढ़ रही है वो कहाँ पर लेकर जाएगी, क्योंकि जो ये महंगे महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पर भी उच्च और संपन्न वर्ग के बच्चे ही जो है वो आ सकते हैं। तो जो गरीब वंचित तबका है वो तो शिक्षा से बहुत दूर होता जा रहा है। उसके बारे में कब और कैसे सोचा जाएगा, ये एक चिंता का विषय है। तीसरी बड़ी समस्या है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का न होना। हमारे यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें पूरा बल वह रटने रटाने पर ध्यान दिया जा रहा है। हम इंफॉर्मेटिव सोसाइटी में रह रहे हैं और इंफॉर्मेशन बम्बार्डिंग की जा रही है। आज हमें केवल और केवल जो है सूचनाएं दी जा रही हैं और उनको रटाया जा रहा है। हमारी आलोचनात्मक क्षमता का विकास नहीं हो पा रहा है।
शिक्षा इस तरीके की नहीं दी जा रही है जो हमारे अंदर लाइफ स्किल पैदा कर सके। शिक्षा का मूल मकसद है आप अपने जीवन को कैसे बेहतर, सुचारू और सुविधा संपन्न बना सके, कैसे व्यवहारिक रूप में आप अपने जीवन को जी सके। लेकिन वह व्यवहारिक शिक्षा हमें नहीं दी जा रही है। हमें यहाँ पर वह जो शिक्षा दी जा रही है वो हमारे IQ को बढ़ा रही है, लेकिन जो हमारे अंदर सामाजिकता का गुण है, जो हमारे अंदर भावनात्मक प्रबंधन का गुण है, वो हमें नहीं शिक्षा दे पा रही। और यही वजह है कि यही शिक्षा व्यवस्था की खामी है कि आज बच्चों में अवसाद, निराशा, कुंठा बढ़ रही है और जो आत्महत्या की तरफ उनको लेकर जा रही है। क्योंकि हमने एक ऐसा प्रतिस्पर्धा का माहौल पैदा कर दिया है कि जहां पर शिक्षा का मतलब है कि हमारे ग्रेड क्या आ रहे हैं, हमारे मार्क्स क्या आ रहे हैं, हम किस तरीके से सक्सेस हमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इस तरीके के कंपटीशन में हम वहां पर उलझते जा रहे हैं। तो शिक्षा गुणवत्तापूर्ण नहीं होगी तो ये समस्याएं यहां पर आनी ही आनी। क्वालिटेटिव एजुकेशन का मतलब ही है कि जहां पर बच्चों की जिज्ञासा को प्रमोट किया जाए। लेकिन हमारे विद्यालयों में देखा जाता है कि शिक्षक एक तरफ बड़े असंवेदनशील दिखाई देते हैं। वो खुद या तो कई बार इनकॉम्पिटेंट होते हैं या कई बार उनके अंदर पूर्वाग्रह, जातिगत, धार्मिक, लैंगिक रूप में पूर्वाग्रह होते हैं, राजनीतिक दलों की विचारधाराओं से ग्रसित होते हैं और वो बच्चों के ऊपर उसको थोपने का प्रयास करते हैं। ये एक बड़ी समस्या यहाँ पर है। तो शिक्षा की गुणवत्ता जो है वह अपने आप डाइल्यूट होती जाती है क्योंकि ये समस्याएं, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस तरीके का नहीं है जिससे कि वह गुणवत्ता बनाई जा सके। कई ऐसे विद्यालय हैं जहां पर कई क्लास के बच्चों को एक साथ बिठाकर पढ़ाया जाता है क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके का नहीं है। जो प्रयोगधर्मिता, नवाचारिता होनी चाहिए शिक्षा में, उस तरीके की व्यवस्था नहीं है क्योंकि लेबोरेटरी का ही अभाव है। अब आपके यहाँ प्रयोगशाला ही नहीं है। आप विज्ञान की प्रयोगशालाएं या अलग अलग जो है विषयों की जो प्रायोगिक चीज़ें होनी चाहिए उनके ऊपर उतना फोकस नहीं किया गया है। तो ये जो पूरा का पूरा शिक्षा व्यवस्था है ये दिशाहीन है। इस तरीके की शिक्षा से हमें डिग्री मिल जाएगी लेकिन यह शिक्षा हमें व्यवहारिक जीवन में सफल बना सकेगी, ये इस पर संदेह है और ये नहीं हो रहा है। और यही वजह है कि पढ़े लिखे लोग भी जो सफल हो रहे हैं उनमें अधिकांश जो हैं वह स्किल्ड नहीं है। मैकेंजी की रिपोर्ट आई हुई थी जिसमें उसने बताया कि अधिकांश बीटेक पास आउट बच्चे भी वह जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि उनके अंदर वो योग्यता नहीं है। डिग्री है लेकिन वो योग्यता नहीं है। तो ये एक बड़ी समस्या हमारे यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो लैक ऑफ क्वालिटेटिव एजुकेशन। और अंतिम में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। शिक्षा का मूल उद्देश्य आप क्या समझते हैं? शिक्षा का उद्देश्य वह किसी विद्यार्थी के वर्तमान और भविष्य दोनों को तो तय करता ही करता है, किसी देश और समाज की दशा और दिशा भी तय करता है, हमारा भविष्य भी तय करता है। हमें 2047 तक विकसित देश बनाना है तो रास्ता तो शिक्षा के जगत के ही माध्यम से होगा। तो शिक्षा का उद्देश्य जो है वह आर्थिक मानव बनाना है या नैतिक मानव बनाना, यह पहले समझना होगा। हमारे समाज में जो समस्याएं हैं वह समस्याएं क्यों हैं? अपराध आपके यहाँ क्यों बढ़ रहा है? आपके यहाँ भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है? आपके यहाँ दिशाहीनता क्यों बढ़ रही है? तमाम तरीके के मनोविकार क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य आर्थिक बना दिया गया है। हम शिक्षा के जरिए सफल होना चाहते हैं। शिक्षा कैरियर ओरिएंटेड हो चुकी है। तो शिक्षा जब कैरियर ओरिएंटेड और फिजिकल जो अचीवमेंट्स होते हैं वो मेटेरियलिस्टिक अचीवमेंट वो बड़े हो जाते हैं तो जो मूल मकसद होना चाहिए हम उससे विचलित हो जाते हैं। शिक्षा का मूल उद्देश्य चरित्र का निर्माण करना, कैरेक्टर बिल्डिंग होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य संस्कार और अनुशासन की सीख देना होना चाहिए, तब हमारा समाज परिपक्व, सभ्य और अनुशासित वहां पर बन पाएगा। लेकिन हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वहां पर यह अभाव देखा जाता है। वहां पर यह देखा जाता है कि हमें जिस तरीके की शिक्षा दी जा रही है वह केवल हमारे अंदर कटथ्रोट कंपटीशन की भावना लेकर आ रही है। हमें एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए हमारे अंदर ईर्ष्या का भाव लेकर आ रही है, हमारे अंदर कुंठा का भाव लेकर आ रही है। लेकिन जो मूल्य होने चाहिए, जो सामाजिकता का तत्व, भावनात्मक संवेदनशीलता का तत्व होना चाहिए, वो गायब वहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसका एक बहुत बड़ा वजह है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वह हम आर्थिक दृष्टि से ही उसका मूल्यांकन वहाँ पर कर रहे हैं। इसलिए ये मौजूदा शिक्षा प्रणाली में ये जो खामियां हैं, जब तक इन मुद्दों पर सार्थक चर्चा नहीं होगी, उनका समाधान नहीं किया जाएगा,
हम अपने देश को जो सोचते हैं कि 2047 तक विकसित देश बनाना है वो नहीं बना पाएंगे। तो अभी आज हमने तो संक्षेप में मौजूदा शिक्षा प्रणाली की कुछ खामियों पर चर्चा की। अगले कुछ वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या अब तक सरकार की नीतियां रही हैं, वर्तमान नीति क्या है और इसकी भविष्य की दशा दिशा क्या है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।